नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शत प्रतिशत में। हम इस समय 2 श्रृंखलाएँ लेकर चल रहे हैं यूपी पीसीएस की, जिसमें एक में पेपर 5 और एक में पेपर 6 को कवर कर रहे हैं। ये हमारे पेपर 6 की श्रृंखला का पहला वीडियो है, इसलिए हम थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, पेपर 6 का किस तरह से है। पेपर 6 के सिलेबस को अगर देखें, इसमें 23 टॉपिक शामिल किए गए हैं। 23 टॉपिक को अगर मोटी-मोटा विभाजन करें इसका, तो इसमें इकोनॉमी के टॉपिक हैं, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी तथा एनवायरनमेंट इकोलॉजी के मुद्दे शामिल हैं। ये सभी जो मुद्दे हैं, वो उत्तर प्रदेश के संबंध में हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश का भूगोल तथा उत्तर प्रदेश की पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश के संबंध में ही हैं। अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, जो कि 1 साल का ही अवेलेबल है, 2023 में हुआ था, क्योंकि अभी ही ये पेपर ऐड किया गया है, तो हम उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 125 शब्द के और 10 क्वेश्चन 200 शब्द के लिखने होंगे। जो 10 क्वेश्चन 125 शब्द वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उनमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव अप्रोच में लिखने की गुंजाइश नहीं है, जबकि जो 200 शब्दों के क्वेश्चन हैं, वो सब्जेक्टिव अप्रोच वाले हैं। उनमें आपको आलोचनात्मक विश्लेषण देना पड़ेगा, जबकि इसमें कुछ विशेष बिंदुओं को ही रेखांकित करना है। अगर क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर के, तो जो 125 शब्दों के तहत लिखने के लिए आए थे, उनमें से एक क्वेश्चन था कृषि निर्यात नीति 2019 पर। कृषि निर्यात नीति 2019 पर। इसमें सीधा-सीधा इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट थे, वो पूछ लिया था। इसका विश्लेषण नहीं पूछा था, और विश्लेषण करने की 125 शब्दों में सीमा भी नहीं। दूसरा था डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। लेकिन अगर 200 शब्दों वालों में देखें, इसमें क्वेश्चन था बुंदेलखंड के विकास में खनिजों का महत्व। अब ये थोड़ा-सा आलोचनात्मक रवैया वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्जेक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। उसी तरह जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी का उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे या उत्तर प्रदेश के लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी हिसाब से हमको आगे पढ़ाई करनी है। सिलेबस में जो उत्तर प्रदेश के संबंध में इसमें पहला टॉपिक है, उसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य 2 संबंधों में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट तथा बुनियादी ढांचा बुनियादी ढांचा एवं
निवेश, ये 2 टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद के आगे के टॉपिकों में इन्हीं टॉपिक्स का डिवाइड करके आगे शामिल किया गया है। जैसे अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे, फिर कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये फिर एक-एक टॉपिक को डिवीज़न करके आगे शामिल किया गया है। तो यहाँ हम शुरुआत में अर्थव्यवस्था में एक ओवरव्यू देंगे, परिचय लेंगे कि राज्य की जीडीपी कितना है, राज्य की ग्रोथ रेट कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितना है, इन्हीं सबको थोड़ा बहुत देखेंगे। ये जो राज्य बजट का टॉपिक है, इसको हम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कवर करेंगे। ये डाटा स्पेसिफिक टॉपिक होता है, तो इसको एग्ज़ाम से 1 महीना पहले कवर करने में थोड़ा फ़ायदा रहेगा। अभी हम अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद फिर जो है अर्थव्यवस्था के मूल अवधारणाएँ क्या-क्या हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत मूलभूत जानकारी लेकर के और इसका ओवरव्यू लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, तो पहला सवाल यह उठता है, अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, एक बात महत्वपूर्ण समझ लेना ज़रूरी है कि मानव के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वह सीमित हैं। सीमित प्राकृतिक संसाधनों को मानवों के बीच इस हिसाब से वितरित किया जाए, उनका आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। प्राकृतिक संसाधनों से किस प्रकार उत्पादन किया जाए? उत्पादन के बाद लोगों के बीच वितरण, लोगों के बीच वितरण और वितरण के बाद सुनिश्चित होगा हमारा आर्थिक कल्याण। यही अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। अर्थव्यवस्था इन्हीं के चारों ओर घूमती है। प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन में, उत्पादन से वितरण में और हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक कल्याण प्राप्त करना, वितरण के पश्चात वो प्राप्त होता है। यह समुचित ढंग से कैसे हो, यही एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गवर्न होता है। अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें तो सामान्यतः अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी तथा मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व। इसमें जितना जो चाहे या जिस चीज का चाहे उत्पादन कर सकता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन के साधनों को सरकार गवर्न करती है, लोग उसमें सहभागी रूप में कार्य करते हैं। वह संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं, संपत्ति के मालिक जो है सरकार होती है। संपत्ति का स्वामित्व सरकारी होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का रूप दिखाई पड़ता है, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप भी रहेगा और निजी स्वामित्व भी दिखाई देगा। सरकार यहाँ विनियमन के रूप में अपना रोल निभाती है। विनियमन के रूप में रेगुलेशन करती है, न कि उत्पादन में सीधे-सीधे शामिल होती है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल लेंगे, तो रूस और चाइना इसके एग्जाम्पल हैं। हालाँकि अब तो
ऐसा रह नहीं गया है। चाइना को कहते हैं ये छद्म समाजवादी, छद्म कम्युनिस्ट कंट्री है, जबकि ये कैपिटलिस्ट भाव को अपनाती है और बाहर से दिखाती है कि वह समाजवादी है। वहीं अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप उदाहरण लेंगे, तो भारत से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। भारत में निजी स्वामित्व की कंपनियां चलती हैं, लेकिन रेगुलेशन जो है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकारों का रेगुलेशन कार्य करता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक प्रकार में ये 3 तरह के प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। अब यदि बाजार के दृष्टिकोण से देखें कि किस तरह से उत्पादन और मूल्य का निर्धारण कौन करता है। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में देखें, तो उत्पादन प्लस मूल्य का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें आपूर्ति और आवश्यकता का सिद्धांत कार्य करता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्लस मूल्य का निर्धारण सरकार की योजनाओं द्वारा नियंत्रित होता है। सरकार जितना चाहती है उस चीज का उत्पादन होता है, और सरकार अगर किसी चीज का मूल्य जितना नियंत्रित करना चाहती है उतना उसका मूल्य होगा। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। वहां मूल्य और उत्पाद का निर्धारण बाजार प्राथमिक रूप से करता है, किंतु सरकार का उसमें हस्तक्षेप होता है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा मूल्य की वृद्धि ना हो और एक निश्चित सीमा से ज्यादा मूल्य की कमी ना हो, ताकि लोगों के लिए यह सुटेबल रहे। यदि अर्थव्यवस्था के अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें, तो इसको 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि। व्यष्टि को माइक्रो कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक फर्म, व्यक्ति, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरों पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभाव, दूसरों पर इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। इसमें जीडीपी, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे शामिल किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो समष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं है। इसलिए हम जीडीपी, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों से डील करना है। हमें इनमें सिद्धांतों से डील नहीं करना है, क्योंकि जनरल स्टडी का पेपर है और सामान्य प्रशासन में इन सब की आवश्यकता होती है, न कि ज्यादातर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की। इसलिए हम ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ही चर्चा करेंगे। अब हम अपने सिलेबस के टॉपिक के अनुसार पढ़ाई करते हैं। उसमें सबसे पहले कुछ मूलभूत अवधारणाओं को देखना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी एक समझ विकसित हो सके। वैसे तो ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम इनकी मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे
ताकि हमें यहाँ के अध्ययन में समस्या ना उत्पन्न हो। अगर मूल अवधारणाओं में देखेंगे तो सबसे पहला ही अवधारणा आती है जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की। सकल घरेलू उत्पाद की अगर परिभाषा देखें तो इसकी डेफिनेशन में 3-4 कंपोनेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट, अगर इसकी परिभाषा हम लिखें तो घरेलू सीमा के भीतर 1 वर्ष में उत्पादित सेवाओं, पब्लिक वस्तुओं वस्तुओं का अंतिम मूल्य। ये जीडीपी की परिभाषा होती है। किसी देश की जीडीपी उसके घरेलू सीमा में 1 वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। अब घरेलू सीमा के अंतर्गत यहाँ पर जो विदेशी कंपनियों की आय है वो भी शामिल की जाती है, ऐड कर ली जाती है। और जो यहाँ के व्यक्ति बाहर विदेशों में, यहाँ के नागरिक बाहर विदेशों में जो आय अर्जित करते हैं वह विदेशों की जीडीपी या उन देशों की जीडीपी में ऐड की जाती है। इसमें एक टाइम फ्रेम लिया जाता है 1 वर्ष का। और ये जो अंतिम मूल्य है, ये ध्यान देने वाली बात है। अंतिम मूल्य इसलिए लिया जाता है ताकि दोहरी गणना से बचने के लिए। अब यदि हम जीडीपी से को मापने के तरीके देखें, इसको सामान्यतः 3 तरीकों में इसकी गणना की जाती है। एक उत्पादन विधि है। इसमें सभी वस्तुओं, माफ कीजिएगा, इसमें सभी वस्तुओं प्लस सेवाओं का कुल मूल्य जोड़ा जाता है। अब इसमें वस्तुओं सेवाओं में देख लेंगे तो कृषि क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और सेवा क्षेत्र। इन तीनों में जितना उत्पादन होता है उनका मूल्य जोड़ के जो गणना करते हैं से उत्पादन विधि कहते हैं। अगर व्यय विधि में देखें तो इसमें खर्चों की गणना करके ही हम जीडीपी निकाल लेते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत कंजम्पशन या घरेलू खर्चे। घरेलू खर्चे, सरकारी व्यय आदि को इसमें शामिल करके की गणना की जाती है। इसमें शुद्ध आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, माफ कीजिएगा, इसमें शुद्ध आयात और निर्यात को जोड़ा जाता है। अगर आय विधि की बात करें, इसमें सभी प्राप्त आयों का कुल योग, सभी प्राप्त आयों का कुल योग जोड़ा जाता है, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज आदि शामिल होते हैं। ये
जीडीपी मापन की विधियां। अब यदि अगर हम भारत के संबंध में देखें कि भारत में कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, तो उसमें मोस्टली उत्पादन विधि और व्यय विधि को भारत में अपनाया गया। भारत में जो जीडीपी मापन की विधि अपनाई गई है, उसमें उत्पादन विधि में कृषि, विनिर्माण और सेवा, इन क्षेत्रों के सकल मूल्यवर्धन सकल मूल्यवर्धन की विधि अपनाई गई है। इसे जीवीए मेथड भी कहते हैं। यह विधि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई गई है। इसमें यूएनओ द्वारा विकसित सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंट्स एसएनए मेथड 2008 2008 का अपनाया गया है। इसके लिए आधार वर्ष जो है, सरकार ने आधार वर्ष 2011-12 रखा है। आधार वर्ष वैसे सामान्यतः सामान्य वर्ष होना चाहिए, जिस वर्ष में कोई ऐसी घटनाएं ना हो जो उत्पादन के मूल्यों को प्रभावित करें। अगर व्यय विधि में देखें, तो व्यय विधि में इसमें उपभोक्ता के खर्चे, सरकारी व्यय, निवेश, प्लस शुद्ध आयात निर्यात, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इसको एक फार्मूला से देखते हैं। कंजम्पशन सी प्लस जी प्लस आई, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यह भी एक राष्ट्रीय आय के गणना की विधि है। भारत के संबंध में पहले इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि भारत एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, उपभोगवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर ज्यादातर यहाँ की अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन होता है वह उपभोग से ही होता है। इसलिए यह विधि भारत के लिए थोड़ा कारगर रहती है। अभी जो वर्तमान में विधि अपनाई जा रही है, वह उत्पादन विधि अपनाई जा रही है, ताकि उत्पादन पर जोर दिया जाए, और यह 2015 से लागू है। अभी तक हमने जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि का अध्ययन किया है, उसमें भारत में विदेशी नागरिकों की आय को सम्मिलित किया गया है, जबकि भारत के नागरिकों की विदेशों की आय को सम्मिलित नहीं किया गया है। यह एक प्रकार से जीडीपी गणना में दोष है। इसको दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जीएनपी का। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको निकालने के लिए जीडीपी में हम निवल विदेशी आय जोड़ते हैं। निवल विदेशी आय, यानी कि भारत के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ेंगे। विदेशों में अर्जित आय जोड़ेंगे तथा विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देंगे। इस कॉन्सेप्ट से
हमें सकल राष्ट्रीय आय मिलती है। अब सकल राष्ट्रीय आय में भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि जो वर्ष भर के उत्पादन में मूल्यह्रास होता है, जैसे मशीनों की जो घिसावट है, वो सब जीएनपी में भी काउंट काउंट नहीं किया जाता है। भाई अगर 100 रुपए का उत्पादन होगा तो उसमें 10 रुपए का घिसावट भी जाएगी। जो मशीन खरीदी थी हमने, उस मशीन की घिसावट भी आएगी, वह मशीन की क्षमता कम होगी। जीएनपी में वो काउंटेड रहती है, इसलिए जीएनपी थोड़ा बढ़ी हुई प्रतीत होगी। उसी प्रभाव को हटाने के लिए एनएनपी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल नहीं शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसमें जीएनपी में मूल्यह्रास को घटा देते हैं, डिप्रिसिएशन को घटाने पर यह प्राप्त होती है। जीडीपी गणना की विधियों में एक समस्या और आती है कि जो उत्पादन हो रहा है उसकी हम कीमत कैसे तय करें। कीमत तय करने में ये समस्या है। अगर कीमत अभी के हिसाब से तय करते हैं वर्तमान में, उसमें इन्फ्लेशन ऐड होगी, तो उत्पादन तो हमें पता चल ही नहीं पाएगा कि बढ़ी हुई जीडीपी इन्फ्लेशन के कारण प्रतीत हो रही है या वास्तव में उत्पादन हुआ है। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट नया आया है रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी में आधार वर्ष के हिसाब से मूल्यों का निर्धारण होता है ताकि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को खत्म किया जा सके, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि हमें वास्तविक उत्पादन पता चल सके कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ। इससे हमें वास्तविक जीडीपी पता चलती है। भारत के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है। उस हिसाब से जीडीपी का मापन होता है। नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं, ये नॉमिनल जीडीपी आती है। या प्रचलित कीमतों पर करंट प्राइस में जो जीडीपी का डाटा प्रदर्शित होता है वह नॉमिनल जीडीपी ही होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। यह वास्तव में एक सूचकांक है। इसे इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि जीडीपी में होने वाली वृद्धि को मापा जा सके। जीडीपी डिफ्लेटर में नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी को भाग करके प्राप्त किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को, इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटाकर वास्तविक ग्रोथ पता चल सके। यही जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट है। अब यदि हम प्रति व्यक्ति आय के कॉन्सेप्ट को देखें, इसमें कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या के अनुपात को, कुल जनसंख्या के अनुपात से प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। अगर इसका उपयोग व महत्व देखें, इसमें प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी है वह पता चलता है। एक व्यक्ति को खर्चा करने के लिए औसतन कितना रुपए है वो पता चलता है। जनसंख्या के संबंध में ये पता चलता है दूसरे देशों से तुलना करने में। अगर जीडीपी की तुलना करेंगे तो भारत इसमें काफी ऊपर है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की तुलना करेंगे तो भारत इसमें काफी नीचे है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है
इसलिए यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है। इसकी अगर सीमाएँ देखें, तो यह आय असमानता को प्रदर्शित नहीं करता है। आय असमानता को प्रदर्शित नहीं करता है। यह किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता को भी प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यह औसतन तो दिखा देता है कि एक व्यक्ति पर इतनी आमदनी है, लेकिन भारत के संबंध में देखें तो आय असमानता इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा आमदनी है तथा कुछ के पास बहुत कम। जबकि इस आंकड़े के तहत एवरेज सबके पास दिखता है कि लगभग इतने आमदनी है। यह इस आंकड़े की सीमाएँ और उपयोग है। अब इन अवधारणाओं के पश्चात अगर हम आंकड़ों की बात करें कि जीडीपी आंकड़े क्या हैं, भारत के संबंध में और उत्तर प्रदेश के संबंध में, अगर हम यूपी का देखें, जो कि बजट 2024-25 का आंकड़ा है, यूपी की जीडीपी प्रचलित कीमतों पर 24.9 लाख करोड़ की हो गई है। यह बजट उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। जबकि भारत की जीडीपी देखें, तो ये भी 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर 291 लाख करोड़ इसका साइज हो चुका है। यह 2024 के लिए अनुमानित आंकड़े हैं। वहीं अगर इंडिया की जीडीपी स्थिर कीमतों पर देखें तो 171 लाख करोड़ की ये आंकड़ा सीएसओ का है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, या स्थिर कीमतों पर है। अब यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.84 लाख रुपया प्रतिवर्ष, वहीं यूपी की प्रति व्यक्ति आय 91,193 रुपया। यह 2024 के लिए अनुमानित है। भारत के संबंध में भी जो डाटा है वो 2024 के लिए अनुमानित है। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में आंकड़े देखें कि ग्रास स्टेट वैल्यू एडिशन, राज्य के सकल मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का कितना योगदान है, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है में कृषि खनन जैसी गतिविधियां शामिल हैं, इसका योगदान उत्तर प्रदेश की जीडीपी में लगभग 26% है। जबकि इसकी ग्रोथ रेट लगभग 16.16% के अप्रॉक्सीमेट है। यह ग्रोथ रेट करंट प्राइस में है, प्रचलित कीमतों पर। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें विनिर्माण व निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसका अगर सकल मूल्यवर्धन में अंश देखें तो यह भी लगभग 26% के आसपास है तथा इसकी ग्रोथ रेट 14.90% के आसपास है। वहीं तृतीयक क्षेत्र की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में या सकल मूल्यवर्धन में इसका योगदान लगभग 47% के आसपास है तथा इसकी भी ग्रोथ रेट 14.02% के आसपास है। यह सभी ग्रोथ रेट करंट प्राइस पर हैं, प्रचलित कीमतों पर, यानी कि इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव जुड़ा हुआ है।
इसके साथ यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन को देखेंगे। अब हम एक-एक सेक्टर वाइज़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते जाएँगे और उसी हिसाब से लेक्चर बढ़ते जाएँगे। आप सभी का इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।